हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको चैप्टर को रीड करना चाहिए, क्योंकि क्लास में टीचर भी सबसे पहले चैप्टर को रीड करवाते हैं, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो अगर आपने चैप्टर को अब तक रीड नहीं किया है तो आप वीडियो देखिएगा। हमने वीडियो बना रखा है जिसमें चैप्टर को रीड किया हुआ है, तो वीडियो देखकर आप चैप्टर को रीड करिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ है, ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ रखा है और लाइन टू लाइन हिंदी भी लिखी हुई है कविता की, तो आपको आसानी रहेगी जब आप वीडियो देखोगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न पहला शुरू करते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निम्बोरियां खाना ही चाहते हैं। प्रश्न दूसरा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बहता जल पीकर, कड़वी निम्बोरियां खाकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर और अपनी चोंच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे चुगकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, एक कविता की लाइन है, हमें इसका अर्थ बताना है, इसकी हिंदी बतानी है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका इस बच्चों कविता का इस लाइन का अर्थ है, उपयुक्त पंक्ति में पक्षी अपनी हार्दिक इच्छा, अपने जो उसके मन की इच्छा को प्रकट कर कहता है, यदि मैं आजाद होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ा होड़ी होती, प्रतियोगिता होती, मैं अपने पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, यानी मैं मर जाता। अगला है कविता से आगे पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। तो हो सकता है बच्चों आपने भी कोई जानवर या पक्षी पाल रखा होगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमसे किया गया है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, पक्षियों को पालना सही है या नहीं है। अपने विचार दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मेरा जो विचार है मैंने लिख दिए हैं, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। भले ही लोग अपने शौक के लिए पक्षी पालते हों, पर हमारे विचार से पक्षियों को पालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने पक्षियों को स्वच्छंदता के साथ जीवन जीने के लिए बनाया है, आजाद, यानी वो खुला उड़े घूमे फिरे। सबको बच्चों अपना जीवन जीने का अधिकार है, किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए, इसलिए उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए। इसी कारण अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, बहता पानी पीना और फल फूल खाना उनकी प्रवृत्ति है। बच्चों, तो भला पक्षी पिंजरे में कैद रहकर कैसे खुश रह सकता है। हमें उनकी आजादी में बाधक नहीं बनना चाहिए, उन्हें कैद करके पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की गई होगी। तो लिखिए। तो बच्चों, मैं तो आपको वैसे ही यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। मैंने कोई भी बच्चों हमारे घर में कोई भी जानवर पाला हुआ नहीं है, ना ही कोई हमने पक्षी को पाल रखा है। तो मैंने सिर्फ आपके लिए आंसर दिया है। अगर आपने पाल रखा है तो आप ये लिखोगे, अगर नहीं पाल रखा तो आप लिखोगे नहीं। तो जिन लोगों ने कोई पक्षी या जानवर को पाल रखा है तो वो ये आंसर लिख सकते हैं। बाकी बच्चों, मेरे घर में ना कोई जानवर को पाल रखा है, ना ही हमने किसी पक्षी को पाल रखा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, हमने भी एक बार तोता पाला है। तो आपने जो जानवर को पाल रखा है ना, उसका नाम लिखिएगा। मेरे पिताजी ने उसे एक बहेलिये से खरीदा था। पिताजी उसके लिए एक पिंजरा भी खरीद कर लाए थे, उसी पिंजरे में उसे रखा था। तोते की परवरिश भी एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है।
हमने पिंजरे में पानी पीने के लिए कटोरी रखी थी, उसको खाने के लिए अमरूद, आम जैसे मौसमी फल, केला और हरी मिर्च आदि देते थे। सुबह जब पिताजी उसे पिंजरे में रखकर बगीचे में ले जाते तब वह पेड़ों और हरियाली को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता था। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए और उड़ने के लिए पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगता था। बच्चों, ये आंसर मैंने ओनली उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने कोई पक्षी पाल रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पाल रखा है तो आप इसका आंसर दोगे नहीं, हमने कोई पक्षी नहीं पाल रखा है। या आपके किसी जानकार ने पाल रखा होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो पक्षियों को पालने से बच्चों नुकसान भी होता है, ठीक है। यह बात ठीक है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता है, क्योंकि उनका सहज स्वाभाविक स्वभाव होता है उड़ना। पक्षियों का स्वभाव क्या है? उड़ना। उड़े बिना वे रह नहीं सकते। पिंजरे में बंद करके तो हम उनकी आजादी छीन लेते हैं, जिससे वे उड़ने के लिए पिंजरे में झटपटाते रहते हैं। इसके साथ ही हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। हम पिंजरे में पक्षी को बंद करके उसकी आजादी तो छीनते ही हैं, साथ में जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास का? क्योंकि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने से संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की बहुत बड़ी भागीदारी है। पक्षियों के न रहने पर यह संतुलन बिगड़ने लगता है। बहुत से पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं और उसमें सहयोग करते रहते हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। इसके साथ ही साथ पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। एक जगह से बच्चे फल खाते हैं, बीज जाकर दूसरी जगह पर गिरा देते हैं तो दूसरी जगह पर पेड़ उग जाते हैं। इसी तरह से बच्चों पेड़ अब जंगलों में हम थोड़ी ना जाके उगाते हैं, जंगलों में इसी तरह से उगते हैं। इस प्रकार पक्षी पेड़ पौधों के उगने और उनकी वृद्धि करने में सहायक होते हैं। प्रश्न है बच्चों अनुमान और कल्पना का पहला, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। प्रश्न का उत्तर है बच्चों, यह कथन सही है कि वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण की योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वृक्ष काटे जा रहे हैं, पक्षियों के लिए स्वतंत्र पर्यावरण का अभाव है, इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए तथा प्रदूषण से पर्यावरण बचाना चाहिए। वाद विवाद में इन बिंदुओं को रखा जाना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बना रखा है, मतलब घोंसला बनाया है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो आप चले जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे उनको, तो इसलिए आप क्या व्यवस्था करके जाएंगे उनके लिए? तो इसका उत्तर आएगा, ऐसी दशा में हम उस पक्षी के घोंसले को उचित तथा सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वह पक्षी आराम से बाहर आ जा सके और अपना जीवन स्वच्छंदता से जी सके। भाषा की बात में बच्चों हम करते हैं व्याकरण। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों अगर आपने व्याकरण नहीं किया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो हमने बच्चों उन पर भी वीडियो बना रखे है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, ये गुणवाचक विशेषण है। कविता से हमें ढूंढकर इस प्रकार के और 3 उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों पहला है कनक तीलियां, मतलब कनक का अर्थ होता है बच्चों सोना, और तीलियां होती है जो पिंजरे के अंदर जो सलाखें होती हैं, यानी सोने की सलाखें। कटुक निबोरी, कटुक का मतलब कड़वी, निबोरी जो नीम के पेड़ पर फल लगा होता है, ऐसे निबोरी बोलते हैं। वो कैसी होती है? कड़वी होती है। तारक अनार, तारक मतलब तारे, और अनार के दाने जैसे तारे।
प्रश्न दूसरा है, भूखे प्यासे में द्वंद समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों द्वंद समास में एक कट का निशान लगा होता है इस तरह से, ठीक है। इसको ये निशान किसका है? द्वंद समास का है। इससे मिनट में पहचान हो जाती है कौन सा समास है। तो इस चिन्ह को कहते हैं समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, इसका बनेगा भूखे और प्यासे। तो इस जो चिन्ह का क्या अर्थ था? और। तो हमें इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखने हैं। पहला है बच्चों जैसे सुख दुख। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सुख दुख, सुख दुख में देखिए इस तरह से लगा हुआ है, एक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस चिन्ह का अर्थ क्या आएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? और। बाकी आप ऐसा कैसा लिखोगे तो आंसर सामने लिखा हुआ है सुख और दुख, रोटी पानी। तो द्वंद समास में क्या होता है बच्चों? दो पद होते हैं ना, सुख और दुख, दो पद है, दोनों का समान महत्व होता है, कोई कम नहीं है किसी से। सुख दुख, सुख और दुख, रोटी पानी, रोटी और पानी। तो आपको सिर्फ ये जो कट का साइन है वो हटाते जाना है और उसके स्थान पर और लिखते जाना है। भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता। दिन रात बोलोगे आप इसको, दिन रात, ठीक है। माता पिता, उस निशान का नाम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जब आप इसको सही करके लिखोगे तो लिखोगे दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लाभ हानि, लाभ और हानि। नर नारी, नर और नारी। दया धर्म, दया और धर्म। तन मन, तन और मन। तो आप चाहो तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ये 10 एग्जाम्पल देने थे। अगर आपके माइंड में आपको पता है कि ये हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है फर्स्ट। तो बच्चों इस पर 2 वीडियो बनाए गए हैं, एक में चैप्टर को रीड किया गया है, सेकंड में क्वेश्चन आंसर है। तो बच्चों हर चैप्टर पर हम 2 वीडियो बनाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका। एक में हम चैप्टर को रीड करवाते हैं, जैसा आपके क्लास में चलता है। हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपके क्लास में स्टडी करवाई जाती है हम भी उसी तरह से करवाएं। तो एक में हम चैप्टर को रीड करवाते हैं, सेकंड में हम उसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ताकि आपको सुविधा रहे, कोई परेशानी ना हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। तो बच्चों बाकी सब्जेक्ट जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट लगते हैं, तो 6 पर सभी पर वीडियो हम बनाते हैं। तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।